जय हिंद। आप लोगों को भी अगर क्लास 12th में 35 आउट ऑफ 35 लाने हैं टर्म 1 एग्जाम में, तो आप लोगों को ये सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। अब कौन सी सारी? आप लोगों को यूट्यूब पे बस ग्रो फिजिक्स डालना है। उसके बाद ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। यहाँ पर मैंने आपको ये जो 4 वीडियोस है ना, ये देखो। यहाँ पर आपका सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें कंप्लीट रिवीजन प्लस आपके सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस बार के। उसके बाद ईएमआई, फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये वाली वीडियो में रिवीजन है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। ये चारों वीडियो के बाद ये वाली वीडियो, बल्कि इसको ये वाली वीडियो को पहले देखना, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखना, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन करा रखा है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का। आपने एक बार वो कर लिया, उसके बाद इसके क्वेश्चन तो हलवे की तरह हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। चाहे असेशन एंड रीजनिंग की बात करो, चाहे कोई भी एमसीक्यू की बात करो या न्यूमेरिकल की बात करो, सब हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो आप ये प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखो ऑल्टरनेटिंग करंट का, यहाँ पर मैंने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना रखी है हर एक टॉपिक की। आपको क्या करना है, कोई भी वीडियो, हम सभी लोगों ने करंट का नाम तो जरूर सुना है। अब आप लोगों ने भी सुना होगा जो हमारे घर में आती है, लेकिन वो कौन सी करंट होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट? वैल्यू कौन सी होती है वो? चलो मैं आपको बता देता हूँ। वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। ऐसी करके लेकिन हर एक टॉपिक डायरेक्ट करंट हम लोग कि मैंने एग्जैक्टली क्या चीज पढ़ा रखी है, ऐसी हर एक टॉपिक है। और ये वाले में मैंने एमसीक्यूज भी करवा रखे हैं। ये देखो यहाँ पर मैग्नेटिज्म के सारे एमसीक्यूज, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स के हैं, और यहाँ पर आपके करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तो आप लोग इनसे भी एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। अब इसके अलावा ये वाली वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे। इसके अलावा कुछ असेशन एंड रीजनिंग करेंगे, और हम लोग कौन से आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चंस थे वो भी हम लोग करने वाले हैं। यही आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करके बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपके ज्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप लोग भी अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स का, आपने मेरे रिवीजन वाले वीडियो देखी है ना, ये वाली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे हो जाएंगे आपसे। अब देखना हम लोग कैसे करके करते हैं। ये देखो, ये तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारा रिवीजन करवा ही दिया था। ये सब का सब मैंने ये ग्राफ भी बताए थे। ये वाला कौन सा डिवाइस होता है, कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख सकते हो आप। ये मैंने बताया था कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करके बनती है। यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। बाकी हम अब ये क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो हमने प्लेस किया है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने मेरी जो डिटेल्ड वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैट्स की वो देखी होगी, तो इसका आंसर तो आपको सीधा सीधा आता होगा। जब आप किसी भी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, अगर नॉन नहीं है सिर्फ यूनिफॉर्म है, तब क्या होता है, तब आपका क्या होता है, सिंपल रोटेट करेगा आपका डाइपोल। ऐसे करके अगर आपका डाइपोल रखा हुआ है तो ऐसे करके बस रोटेट करेगा, यहां तक रोटेट करेगा और फिर वापस आ जाएगा। जैसे यहां पर रोटेट करेगा, फिर ये वापस आ जाएगा, फिर रोटेट करेगा, फिर वापस आ जाएगा, ऐसे करके घूमता रहेगा घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म हटा देते हो और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हो, तब आपको पता है कैसे करके करता है, ये रोटेट भी करेगा प्लस आगे कोई मोशन करेगा ऐसे करके। पहले तो सिर्फ ऐसे करके कर रहा था, ऐसे करके कर रहा था। अब आपका कैसे करके करेगा, रोटेट भी करेगा और आगे आगे को भी चलता रहेगा। तो यहां पर देखो, इस पे टॉर्क भी लग रही है और इस पे फोर्स भी लग रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। मतलब आपका 5 बोल रहा है, अगर जीरो है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन वी कैन, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन इंटरफेयर। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है, क्या है, को नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा। नेट का मतलब कि अगर ये एक बॉडी है, इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है ना उतने ही नेगेटिव चार्ज भी है, इसका मतलब है ये। तो तभी तो आपका फ्लक्स होगा जीरो। फ्लक्स क्या होता था आपका, गॉस थ्योरम से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपका क्यू ही जीरो हो जाएगा तो आपका जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट ही में मिल गया। बाकी के सारे ऑप्शन देखोगे नहीं है सही ऑप्शन। इसके बाद क्या है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। ये आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो किस पे करता है डिपेंड, आपको पता है फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम,
नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये नेट चार्ज है एनक्लोज्ड, और ये क्या परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट तो किसकी होती है, ये एयर की होती है, ये वैक्यूम की होती है, लेकिन कोई और हो तो हम लोग एप्सिलॉन लगाएंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट इसमें भी ठीक हो गया कि दोनों पे करता है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड कितना है और परमिटिविटी क्या है मीडियम की। इसके बाद क्या है, a charge particle is placed between the plates of a charge parallel plate capacitor. It experiences the force F if one of the plate is removed. तो आपका फोर्स क्या होगा। देखो पहले जब ना आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, अब देखो यहाँ पर जब मैंने रिवीजन करवाया था, ये पता है कौन से वाले की कर रहा है बात, क्या पूछ रहा है ये इनडायरेक्टली, ये वाला पूछ रहा है। कह रहा है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे ना दोनों के दोनों, तब आपका क्या था, फोर्स F लग रहा था। मतलब उस टाइम पे कैपेसिटेंस भी कितना लग रहा होगा, सी इतना लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपने एक हटा दिया है, इसको हटा दिया है, तब क्या हो गया, आपका कैपेसिटेंस जस्ट हाफ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, पहले इतना था, अब क्या हो गया, हाफ हो गया कैपेसिटेंस। एक बार कैपेसिटेंस हाफ हो गया, इसका मतलब आप क्या लिखते हो, Q इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। अगर ये चीज हाफ हो गया है तो बाकी सब कुछ भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब बाकी चीजें एक बार हाफ होगी, जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे, देखो वही चीज बोल रहा है। अगर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, F फोर्स एक्सर्ट करता था पहले, बाद में आपने एक प्लेट हटा दी है, मतलब आपने कैपेसिटेंस क्या कर दिया, जस्ट हाफ कर दिया। तो इसका मतलब जो चार्ज स्टोर्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और हम लोग पढ़ते हैं फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर पढ़ते हैं। अब आपने क्या किया है, चार्ज हाफ कर दिया है, इसका मतलब फोर्स भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी वाला। चार्ज क्या, ये फोर्स भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि आपका चार्ज भी क्या हो गया, हाफ हो गया। नेक्स्ट क्या है कि ऐसे करके आपका क्या है, दो पॉइंट चार्जेस है, क्यू एंड माइनस क्यू, वो इस डिस्टेंस पे है। मतलब पता है कैसे करके, ऐसे करके आपकी एक लाइन है, आपका ये क्यू है ना, और ये आपका क्या है, माइनस क्यू है। अगर मैं इसको, ये समझ लो ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस हो गया, ऐसे करके। अब यहां पर क्या किया मैंने, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, माइनस ए, क्योंकि देखो तीन कोऑर्डिनेट्स है, 0 a 0 0 माइनस ए, तो मतलब ये इधर के साइड है, और यहां पर क्या है, प्लस ए है। मतलब मैग्नीट्यूड देखा तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि डिपेक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा क्या, कुछ नहीं करना है, यहां पर से भी ए डिस्टेंस है, यहां पर से भी ए डिस्टेंस है, एक यहां पर क्या बना दो, सर्कल टाइप का बना दो। ये क्या हो गया इसकी, मतलब एग्जैक्ट सर्कल बनाते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। यहाँ पर क्यू हो गया, यहाँ पर माइनस क्यू हो गया, बस हो गया आपका। ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। अब अगला क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कितना वर्क डन होगा, कि एक टेस्ट चार्ज को हमने L मतलब 1 0 0 से, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब हमको पता तो नहीं है ये 1 है या L है, यहाँ पर क्लियरली नहीं पता चल रहा है, चलो 1 मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन होगा, हमको पता है वर्क क्या होता है, K Q Q1 Q2 अपॉन R। R पता है आपको कितना है, R 1 है, क्योंकि एक ही तो डायमेंशन में घूम रहा है। R कितना हो गया, 1 हो गया। आपका स्मॉल टेस्ट चार्ज क्या हो गया, 2 को Q नॉट ले लेना, इसको Q ले लेना, आ जाएगा आपका वर्क डन। समझ में आ रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज Q। ऐसे करके होगा, नहीं ऐसे करके नहीं होगा। कैसे करके होगा, देखो यहां पर क्या होगा, देखो आपका ये पहले से अरेंजमेंट है, ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर से, यहाँ पर आप, यहाँ पर देखो वैसे क्लियरली तो नहीं बता रखा है इन्होंने कि कैसे करना है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये एक अरेंजमेंट है। अगर मैंने कोई चार्ज यहाँ पर लेके आया हूँ, तो ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो पहले ये वाले चार्ज की वजह से इस पे कितना वर्क होगा वो निकालना, उसके बाद ये वाले चार्ज की वजह से कितना इस पे वर्क होगा वो निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर आपको नहीं आता है, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स की मैंने कंप्लीट उसमें ना एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है, वहां से जाके भी आप देख सकते हो।
अब यहाँ पर ना, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। क्या कंफ्यूजन है, इन्होंने यहाँ पर तो ए लिख रखा है, यहाँ पर इन्होंने एल लिख दिया, एल लिख रखा है, वन लिख रखा है, कुछ पता नहीं है। अब हमें क्या पता इसके बीच में रिलेशन, इसीलिए आपका थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके आएगा। यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन में। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस अरेंजमेंट का टोटल चार्ज स्टोर्ड निकालो, क्यों कितना होगा इस पे। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। अब कैपेसिटेंस निकालना मैंने सिखा रखा था, कैसे करके निकालते थे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या करते थे, खोल देते थे। मतलब ये वाला मैंने अगर खोल दिया है तो यहाँ से हटके ये कैपेसिटेंस यहाँ आ जाएगा, ये वाला खोल दिया तो यहाँ से हटके C2 यहाँ आ जाएगा, ये C2 हो गया, ये C4 हो गया। अब ये वाला भी हट जाएगा। तो ये स्ट्रेट देखो, ये तीनों के तीनों किसमें, सीरीज में है, और बोल रहा है सबका कितना है, 12 माइक्रोफेरेड। अब सीरीज में कैसे करके होता था, सीरीज में हमको पता है, सीरीज में हमारा कैपेसिटेंस कैसे करके जोड़ते हैं, ऐसे करके जोड़ते हैं, सीरीज में ऐसे करके जोड़ते हैं। तो तीनों को जोड़ना है, 1/C1, 1/C इक्वल्स टू 1/C1, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, कितना आ जाएगा, 3/C। अब C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर C की वैल्यू है भाई 12 माइक्रोफेरेड, तो ये कटेगा 1/4 आ गया। अब C की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 माइक्रोफेरेड आ गई है। अब बाकी फिर ये वाला सीधा हो गया, अब ये वाला क्या हो गया, सीधा हो गया। तो अब इसका और इसका निकालना, दोनों पैरेलल में, सिंपली कितना आ जाएगा, 16 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। V आपके पास है ही, आपके पास एक बार C आ गया, V आ गया, क्यों नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पर आपको अच्छे से, चलो यहाँ पर तो नहीं है, मैं आपको इसके आगे का बता देता हूँ कैसे करके होता है। देखो एक्सप्लेनेशन है नहीं इसका, यहाँ पर सुनो, ये एक बार आ गया 4 आ गया, तो C कितना आ गया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया, C आ गया आपका 4 माइक्रोफेरेड आ गया। अब ये 4 हो गया, ये कितना हो गया आपका 12 है। तो टोटल अगर मैं C टोटल निकालू, दोनों पैरेलल में, सिंपल कैसे करके जुड़ जाएगा, 4 प्लस 12 करके। अब ये कितना हो जाएगा, 16 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। अब 16 माइक्रोफेरेड क्या आ गया आपका, टोटल कैपेसिटेंस आ गया। अब इसके बाद ना, इतना आपका क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। तो यहां पर क्या होता है हमारा, Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू V होता है। अब ये कितना आ गया, 16 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो गया ये। और दूसरा आपका कितना हो गया, ये कितनी वोल्ट है, 100 वोल्ट है। तो यहां पर से आपका आंसर कितना आ गया, 16 इंटू 10 टू दी पावर -4। बस इतना चार्ज क्या करेगा, स्टोर करेगा। समझ में आ गया कैसे करके निकाला, इसका कैसे करके निकाला। कोई भी ऐसे होता है ना, आपको बस क्या करना है, जो इसके पॉइंट्स है जहां पर से ज्वाइन हो रखा है, ये देखो चार्जेस यहीं से होंगे डिस्ट्रीब्यूट, एक इधर को जाएगा। देखो अगर यहाँ पर I करंट है तो यहाँ पर I1 जा रहा होगा, यहाँ पर I2 जा रहा होगा। तो आपने क्या करना है, यहां पर से और यहां पर से क्या करना है, खोल देना है इसको, बस खोल दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर देना, ऐसे करके हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ आ गया होगा। अब आपका नेक्स्ट वाला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सी इसमें से इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, नॉट लिख रखा है, ये तो सही बात है, क्रॉस नहीं करते। दूसरा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज 0, ये भी ठीक है। कि ये क्या बोल रहा है, आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है, मतलब dV/dx, ये कितना होगा, कह रहा 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, और आपका ये क्या होता था, कांस्टेंट होता था। मैंने आपको रिवीजन वाली वीडियो देखी थी, तो मैंने वहां पर बताया था, ये चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना, ये 2 पॉइंट जो लिखाए थे। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपका पोटेंशियल क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, और ई क्या रहता है, 0 रहता है। यहाँ पर देखो वही बोल रहा है, ये सेम चीज बोल रहा है कि आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहां पर क्या है, रेट ऑफ, पहली बात तो ये 0 होगा। दूसरा बोल रहा है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है ना, वो भी कितना होगा, 0 होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है ये बिल्कुल क्या था, 0 था। अभी भी दिखा दिया मैंने आपको। देखो छोटे छोटे पॉइंट से इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, ऐसे रे क्वेश्चन ही आएंगे इस बार, थोड़ा घुमा के, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है। थर्ड वाला क्या है, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। स्फीयर्स तो हमने कभी पढ़ा नहीं कॉन्सेंट्रिक होते हैं इसमें, तो इसलिए ये वाला आपका क्या होगा,
नहीं है कोई प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। समझ में आ गया? ये इमेजिनरी स्फेयर्स होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई स्फेयर नहीं होता है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। समझ में आ गया? तो ये वाला आपका सही है, मतलब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्या आपका कि ऐसे करके देखो, आपको क्या है, दो चार्जेस है प्लस क्यू एंड टू मतलब माइनस टू क्यू, ये लोकेटेड है x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू n पे। तो देखो ये अगर आपको कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि आपका ये 0 हो गया, ये L पॉइंट हो गया, ये 0 हो गया, ये L पॉइंट हो गया, यहाँ पर आपका क्या है +8 है, और यहाँ पर आपका क्या है -2 है। अब ये क्या बोलता है, कहता है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पर होगा? अब देखो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या पूछ रखा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो मैंने मान लिया लेट से के लिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ इस पॉइंट पे मैंने मान लिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। समझ में आ गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। तो लेट से के लिए मैंने बोल दिया ये टोटल L डिस्टेंस है, मैंने बोला यहां तक की डिस्टेंस जो है ना वो x है, बाकी की बची हुई कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स हो जाएगी कि x माइनस एल होगी। भाई ये L माइनस एक्स होगी। समझ में आ रहा है कितनी होगी, L माइनस एक्स होगी। यहां पर भी थोड़ा चेंज कर देना, L माइनस एक्स होगी। अब L माइनस एक्स हो जाएगी, यहां पर की डिस्टेंस भी L माइनस एक्स। अब इसके बाद क्या होगा आपका, यहां पर देखो F1 से अगर इस पॉइंट पे अगर मैं जो भी चार्ज होगा उसका अगर लेट से क्यू नॉट मान लिया मैंने यहाँ पर, तो F1 इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, 8 के 8 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच में। अब जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, के 2q, माइनस का तो साइन नहीं लेते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं, क्यू नॉट अपॉन एल माइनस एक्स का स्क्वायर, एल माइनस एक्स का स्क्वायर है। समझ में आ गया? x माइनस एल का नहीं है, l माइनस एक्स का है। अब F1 इक्वल टू F0 के बराबर हो जाएगा, F1 इक्वल टू F2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जहां पर भी आपका क्या होगा, E आपका क्या आ रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर 0 आ रहा होगा वहां पर क्या होगा, ये दोनों के दोनों बराबर जाएंगे। अब ये दोनों के दोनों बराबर होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, L माइनस एक्स होगा, L माइनस एक्स। इससे कट गया आपका, यहाँ पर आपको अच्छे से देखा होगा, ये देखो इन तीनों से आपका ये तीनों कट गए, बचा आपका यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 बचा, तो ये 2 से 4 कट गया और बच गया ये। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सही करूँ, ये तो गलत है, 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एल माइनस एक्स। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अंडर रूट लिया दोनों जगह, इसके बाद अंडर रूट लिया तो हमारा ऐसे करके आ गया। अब ये वाला मैं इधर लेके जाऊंगा, 2l माइनस का 2x इक्वल्स टू x हो गया। अब ये वाले को इधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2l इक्वल्स टू 3x। तो आपका x कितना आ गया, 2l अपॉन 3 आ गया। क्या कोई ऑप्शन है इसमें? तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये वाला ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो ये आपका नल पॉइंट है ना वो इधर पे नहीं मिलेगा, वो कहीं बाहर पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहीं बाहर पे मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज लेता, मुझे कहीं यही मिलेगा, इधर पे मिलेगा मुझे कहीं नल पॉइंट। इसका मतलब मेरा क्या होगा, जो एक्स है वो क्या है, बड़ा होगा। अगर कभी मेरा ऐसे करके आ जाता ना, ये एक सिचुएशन भी होती है, बहुत बार आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम किया कि हमारा यहाँ पर मिलेगा वो नल पॉइंट, लेकिन यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, हमारा तो ऐसे करके आ रहा है। तो इसका मतलब है जो नल पॉइंट मिलेगा ना मुझे, वो यहाँ बाहर मिलेगा। तो अगर मैं थोड़ा सही करूँ इसको, ये वाले को करूंगा, तो मेरा जो नल पॉइंट होगा ना वो कहाँ मिल रहा होगा मुझे, बाहर मिल रहा होगा, ये एक्स होगा। लेट से यहाँ पर मिल गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एल होगी है, बाकी ये बची हुई कितनी होगी है, एक्स माइनस एल हो चुकी है। समझ में आया? ये पूरी डिस्टेंस एक्स होगी है, ये बची हुई डिस्टेंस एक्स माइनस एल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये सोल्यूशन था ये ठीक है, लेकिन हमने गलती क्या कर दी थी, फिगर थोड़ा गलत बना दिया था। फिगर में क्या होना चाहिए था
फिगर में हमने एक्स वाला जो है उसको क्या दिखाना चाहिए था, बाहर दिखाना चाहिए था। ये वाला बहुत बार गलती होती है हमसे, लेकिन अब आपसे गलती नहीं होगी क्योंकि आपने यहाँ पर से सीख लिया कि हमारा नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, मेरे को बाहर मिल रहा है। तो ये हो गया एक्स, ये वाले ये इस पॉइंट पे एक्स हो गया, यहाँ पर का ये क्या हो गया एक्स माइनस एल। अब जब आप निकालोगे फोर्स को इक्वल करोगे आपको मिल जाएगा एक्स इक्वल्स टू 2l। कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, सी वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट वाला क्या है कि आपका एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is placed parallel to the uniform electric field। क्या है, पैरेलल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मतलब थीटा कितना है भाई, 0 है मेरा थीटा। पैरेलल का मतलब यही होता है the amount of work done in rotating the dipole by 900 is by 900 90 होगा, 90 डिग्री है, 900 नहीं, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो कितना होगा मेरा डाइपोल, तो यहाँ पर देखो आपको ये वाला फॉर्मूला पता था, W इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 पता मुझे 0 डिग्री, थीटा 2 पता मुझे 90 डिग्री, रखना वैल्यू कितना आ गया पीई। बस बाकी के भी ना ऐसे ही करके क्वेश्चन है आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये 3 कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैराड 3 और 6 के सीरीज में, तो हमको पता है यार कैसे करेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। बस ऐसे करके हमारा क्या आ गया कैपेसिटी, सॉल्व करना आपका क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस आ जाएगा यहाँ पर से। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही करके आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम लोग करते हैं थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि प्रीवियसली कैसे करके क्वेश्चन आ रखे थे। तो ये देखो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे करके आ रखे, देखो व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म अ लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्या नहीं करते, लूप कभी भी फॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते, जरा इसका रीजन आप लोग सोचो। इसका रीजन क्या होगा आपके हिसाब से कि क्यों नहीं करते हो फॉर्म। मैंने आपको बताया था ऐसे करके होता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके। लेकिन अगर वो लूप फॉर्म करेंगे तो इसका मतलब एक ही से जाएंगे दूसरे में वापस, फिर अंदर से जाएंगे फिर वापस, यही तो हो गया लूप का मतलब। तो ये कभी भी ना, ये हो गया आपका लूप, लेकिन ऐसे तो कभी फॉर्म नहीं होता है। इसका मतलब आपका जो चार्ज है ना उसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं करती, पेनिट्रेट नहीं करती। क्या नहीं करती है, पेनिट्रेट नहीं करती है। ऐसा नहीं कि उसको फाड़ के ना बिल्कुल क्या नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म कर देगी। तो बस यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अंदर ना एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे देखो आपका एक कंडक्टर था, कंडक्टर था, यहाँ पर आपका कंडक्टर था, हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। समझ में आ गया, यही इसका रीजन है कि आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए वो क्या नहीं करती, लूप फॉर्म नहीं करती। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये एमसीक्यूज बनाने में भी बहुत ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका इसमें कि दो इलेक्ट्रिक बॉल्स हैं जिनका क्या है, हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू, उनको हमने सस्पेंड कर दिया बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। मतलब ऐसे करके आपका दो बॉल्स हैं जिनको हमने इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से लटका दिया है। अब हमने इसके बाद क्या किया है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड। मतलब ऐसे करके ना एक प्लास्टिक शीट क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया इनके बीच में ऐसे करके। ये एक बॉल थी, ये एक दूसरी बॉल थी, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, पहले जो फोर्स लगते हैं लेट से के लिए मैं एफ मान लेता हूं। अब मैंने क्या कर दिया कि इसके अंदर ना, मतलब अब एक प्लास्टिक शीट यहां पर इंसर्ट कर दी है, तो अब बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा। इन्होंने बोला इफेक्ट क्या होगा फोर्स का, बढ़ जाएगा कि कम होगा। तो यहां पर देखो आप, ये क्या हो गया, एक तरीके से डाई इलेक्ट्रिक हो गया, मतलब के हो गया। तो अगर मैंने फोर्स का जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एफ नॉट अपॉन एफ एम, यही पढ़ा था, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल्स टू के, डाई इलेक्ट्रिक के बराबर था। अब कोई भी डाई इलेक्ट्रिक है, आपका सबसे कम जो डाई इलेक्ट्रिक होता है ना वो होता है एयर का, जो होता है 1 के बराबर। अब बाकियों का अगर मैं देखूं ना तो बाकियों का 1 से बड़ा ही होता है। तो एफ एम मतलब अब जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ नॉट अपॉन के। एफ नॉट क्या आपका, जो आपका वैक्यूम मतलब फर्स्ट में जो आपका एयर होगा ना उस टाइम पे जो फोर्स लग रही होगी वही क्या था आपका एफ नॉट।
अब ये एफ नॉट अपॉन के है, समझ में आ गया, एफ नॉट अपॉन के है। के की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी ही होगी, इससे कम तो नहीं होगी। इसका मतलब आपका क्या होगा, के की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, इसका मतलब आपका फोर्स क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आपका जो फोर्स होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी, समझ में आ गया होगा, ये रीजन पूरा यही है। इसीलिए मैंने ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये लिखाई थी। ये क्यों लिखाई थी, सबका रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने बल्कि ये 2-2 बार लिख रखा है, ताकि आप लोग एक बार स्किप हो जाए तो दूसरी बार जरूर आप इसको ध्यान में रखो। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो भी 1-1 मार्क्स वाले तो बहुत ही ज्यादा बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को। रीजन पता ही है कि एक पॉइंट पे हम लोग 2 टेंजेंट नहीं बना सकते, पता ही है, ये तो मैंने आपको बताया भी था कल। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर बी परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन इट। जो आपका ऐसे करके आपका क्या था, मैंने आपको कंडक्टर दिखाया था ना, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे करके बना के दिखाई, कहीं मैंने ऐसे करके भी नहीं बना के दिखाई, कहीं मैंने ऐसे करके भी नहीं बना के दिखाई। मैंने आपको सिर्फ कैसे करके बना के दिखाई थी, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट। ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं होती कभी भी कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अभी भी बताया, कंडक्टर के अंदर 0 होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब आपका जो फ्लक्स होता है वो भी कितना होगा, 0। ई डी एस कॉस, इसके बाद क्या होगा, कॉस 90 डिग्री, यही होगा कॉस 90 डिग्री। ये जब 0 हो गया, मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो बचा क्या हमारा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब वो 90 होता है, इसीलिए क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब ऐसी करके आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं इसमें, समझ में आ गया। अब जो आपका देखो, और भी देखो क्वेश्चंस कैसे करके आते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोलता है, एक डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ऐसे करके आपका एक डाइपोल होगा, मतलब एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा। वो क्या बनाता है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 60 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब थीटा कितना है आपका, 60 डिग्री है। और आपका जो टॉर्क है वो कितना है, 4√3 है। चलो ये भी ठीक है। तो ये बताओ, ये बोलता है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, हम लोगों को यू निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डाइपोल पे, जब आपका इफ इट हैज चार्ज 8 NC, NC का मतलब है नैनो कूलम, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻⁹ का 9 क्या है, चार्ज है इस पे। हम लोगों को चार्ज बता दिया, हम लोगों को चार्ज पता है, टॉर्क पता है, यू पता है, यू नहीं पता, यू फाइंड करना है, थीटा पता है। हम लोगों को पता है यू क्या होता है, पीई कॉस थीटा, यही होता है, यही होता है। अगर मैं सिंगल बोलूं, जैसे पीई कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता है, लेकिन मैं एक ही के लिए बोलूं, सिर्फ 60 डिग्री के लिए बोलूं, तब मेरा क्या पता है मुझे, ई देखो मुझे पता नहीं है, पी मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फाइंड कर लूंगा। कैसे करूंगा, देखो यहां पर से हम लोग करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन ये वाला तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही पे निकालना है। तो क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस का भी लगेगा, माइनस पीई कॉस थीटा, ये सिंगल के लिए होगा। अब मैं निकालूंगा कैसे, p देखो p की वैल्यू क्या होती है, p क्या होता है, q इंटू 2a, ये अभी भी पढ़ा है हमने, रिविजन जब किया था। ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ये होता है। तो डाइपोल मोमेंट कैसे करके निकालूंगा मैं, मुझे पता है क्या इसकी वैल्यू, हाँ इसने बोलता है 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख रखा है देखो, डाइपोल की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो हमको 2a की वैल्यू दे दी है, 2a की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। q की वैल्यू कितनी है, 8 नैनो कूलम। यहाँ से आपका p की वैल्यू आ जाएगी। हमने जब p की वैल्यू निकाली ना, तो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया भाई, ये इंटू ये आ गया। इसके बाद हमारा क्या होता है, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पीई साइन थीटा होती है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पर से वैल्यू रख दी। टॉर्क की वैल्यू भी हमको दे रही है 4√3। यहां से हम लोग ये चीज निकाल लेंगे, पी नहीं, हाँ ई, सिर्फ क्या निकाल लेंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अब एक बार हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को सीधा
यहां से उठा के हम लोग सीधा इस फॉर्मूले में रख देंगे। अब इस फॉर्मूले में हमको P पता है, E पता है, cos 60 की वैल्यू पता है, सीधा हमारा U आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -4 जूल। समझ में आ रहा है? सेम ऐसी क्वेश्चन अगले साल भी आया था, मतलब उसी साल आया था और फिर उसी साल आया था। 3 क्वेश्चन लगातार सेम आए थे। समझ में आ रहा है ना? 3 क्वेश्चन सेम आए थे। अब और कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपका? ये देखो, यहां पर तो ये डिराइव वाला आ गया कि ये डिराइव करो। क्या? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है? तो हमारा क्या था? इक्वेटोरियल लाइन पे अगर मैं डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये होता था हमारा केपी अपॉन आर का क्यूब। यही होता था हमारा। ये हमने इसको प्रूफ करना है। अब ये बोलता है कि ओरिएंटेशन हम लोग कैसे करें जब ये स्टेबल हो और अनस्टेबल केस के लिए। मतलब ये इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? बोल रहा है जी मेरे को बताओ थीटा। थीटा कितना होगा? अब मैंने आपको ये बताया था, जब स्टेबल होता है तब आपका थीटा कितना होता है? कितना होता है आपका थीटा? यहाँ पर देखो, ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको यहाँ पर देखो सब लिखा रखा है। देखो, इक्वेटोरियल है, आपका स्टेबल कब होता है? जब 0 डिग्री होता है। अनस्टेबल कब होता है? जब 180 डिग्री का होता है। यही तो लिखना था आपने। स्टेबल मेरा भाई ये होगा, अनस्टेबल मेरा ये होगा। इसके अलावा क्या लिखना था आपने? कुछ भी नहीं। तो ये समझ आ रहा होगा आपको कैसे करके होता है कि हम लोगों को इसी नोट्स में ना इतनी सारी चीजें है ना कि आप लोगों के क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन इस बार तो सारे ही लगभग ऐसे ही बनेंगे। देखो, ओरिएंटेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अब अगले साल क्या आया था कि यहां पर भी देखो रिलेशन निकालना है। ये टॉर्क, टॉर्क का जो हमने अभी भी पढ़ा ना, पीई साइन थीटा वाला, यही निकालना है यहाँ पर रिलेशन। उसके अलावा क्या बोल रहा है? व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड वर नॉट यूनिफॉर्म। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो सिर्फ टॉर्क लगेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो आपका फोर्स भी लगेगी। ये यही बोल रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? ऐसे करके आपकी क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है। अब देखो ये वाले, ये ऐसे करके आपके क्या होंगे? लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन है। अब एक ऐसे करके भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है? बोलता है यहाँ पर क्यू चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस का 2q चार्ज है। ये दो वर्टिसेस पे रखे इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो ये बोल रहा है हमको एक्सप्रेशन बताओ कि इस पॉइंट पे, ये जो ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका जो एक्सप्रेशन, यहां पर देखो, एट द वर्टेक्स ए वर्टेक्स पे आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा? किस चीज का मैग्नीट्यूड भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यहां से ये प्लस है, हम लोग हमेशा लेट से मान लेते हो यहाँ पर एक +1 चार्ज है, हम लोग हमेशा पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रख देते हैं। अगर हमको कुछ नहीं किया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये वाला इसको इधर को रिपेल करेगा। ये -2q चार्ज है, ये वाला इसको इधर को खींचेगा खींचेगा। इसकी आप लोग क्या निकाल सकते हो? फोर्स निकाल सकते हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E1 निकाल लो। ये लेट से E1 हो गया, ये E2 हो गया। यहां पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये 60 डिग्री का हो गया, तो ये बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये 120 डिग्री का हो गया। ये समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये टोटल 180 डिग्री होगा पूरे स्ट्रेट लाइन। ये 60 डिग्री का होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? 120 हो गया। अब आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, वो है ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर तो मैंने फोर्स निकाली थी, कोई ना आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। हमसे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था ना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। ये मैंने E1 निकाल दिया, यहाँ पर मैंने E2 निकाल दिया। समझ में आ रहा है? वैसे ही मैंने टेस्ट चार्ज रखा हुआ था। अब ये E2 निकाल दिया, तो ये जो E1 है ना मेरा, ये जस्ट इसका ना ट्वाइस आ रहा है। E2 जितना E1 आ रहा है उसका जस्ट ट्वाइस आ रहा है, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिख दिया? ताकि जब मैं इस फॉर्मूले में रखूँ ना, यहाँ पर जो F1 है ना, इसका मतलब E1 है, हाँ, और E2 का मतलब F2 है। तो मैंने यहाँ पर जब रखा तो मैंने ये देखा, ये कितना बन गया? यहाँ पर मेरा क्या था? 2E1 रखा, तो यहाँ पर ये 4E1 बन गया। और बाकी यहाँ पर जो मेरा 120 डिग्री था ना, ये रखा, माइनस का हाफ बन गया। बस सॉल्व किया, मेरा F कितना आ गया, या इसको ER बोल लो, FR बोल लो, कोई दिक्कत नहीं।
कितना हो गया E1 √3। मैंने तो इस फॉर्म में निकाल लिया। अब मुझे E1 की वैल्यू बता दो कितना है, K Q अपॉन A² और √3। बस इतना आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना यही ऐसे ही होते हैं। ये कभी कभी क्या करता है, यहाँ पर हमेशा क्या नहीं होगा आपका, कभी यहाँ पर भी चार्ज दे देता है, जैसे 2 माइक्रोकूलम दे दिया, अब निकालो बोलता है इस पे चार्ज, तो बस आपने ये तीसरा भी रख देना। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये 1 था तो यहाँ पर इसको कर देना 2 रख देना, बस 2 × 2 माइक्रोकूलम फोर्स निकाल देना यहाँ पर से, और सेम यही फॉर्मूला लगेगा। और ज्यादा क्वेश्चन करने मैंने आपको बता दिया है। ये आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं। ये देखो क्वेश्चंस रिलेटेड टू कूलम्ब एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बता रखा है मैंने आपको, इसे देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसके अलावा आपको डायरेक्शन निकालनी थी, तो अगर आपने क्लास 11th में पैराबोला पढ़ा तो वहां पर आती थी ये डायरेक्शन निकालने को, ऐसे करके आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस फॉर्म में आती थी आपकी। तो ये कैसे निकालेंगे? EAB का मतलब पता है क्या है? जो ये वाली से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। EAC का मतलब क्या है? जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहाँ नीचे को। बस ये डायरेक्शन पता है, बस सिंपल एक फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करना, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। हमको निकालनी tan अल्फा ही होती है, अल्फा की वैल्यू वही तो होती है हमारी डायरेक्शन। बस ऐसे करके आ जाएगी हमारी। बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है? पूरी PDF दे रखी है, आप वहां से भी अपना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले सकते हो, लेकिन इस वीडियो को भी जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से ही पता लग पाए। अगली चीज देखो यहाँ पर, देखो ये तो ऐसी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन वगैरह निकालने। इसके अलावा यहाँ पर देखो, ये देखो व्हाट वुड हैपन इफ द, ये चलो ये तो वाला ऐसे क्वेश्चन है, टॉर्क वाले पे तो आपको समझ ही आ जाएगा टॉर्क पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल गॉसियन। ये देखो स्फेयर का जो है ना, स्फेयर का आप लोगों का नहीं आएगा, स्फेयर का हट चुका है आपके सिलेबस से, इसलिए स्फेयर वाले तो बिल्कुल क्वेश्चन मत करना। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इसीलिए दे दिए क्योंकि ये आपको पता नहीं था, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर भी दे दिया ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि ये वाला तो करना नहीं है क्योंकि ये वाला कट चुका है। बात आई इसकी, ये देखो मैंने आपको यहाँ पर करवा रखा था, ये मैं फिर से ऊपर नहीं लेके जाऊंगा नोट्स में, लेकिन मैंने आपको नोट्स में बता रखा था। बोलता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब ऐसे करके आपका एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, इसमें बताओ कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है मैंने, तो इससे बताओ कितना आपका इलेक्ट्रिक डाइप, कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना ही तो निकलेगा, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो क्या बोला इसने, ये वाला था इसमें, देखो एक की पॉइंट, ये क्या लिख रखा है, डाइपोल। डाइपोल का मतलब +Q -Q, सेम मैग्नीट्यूड। तो अगर मैंने यहाँ पर जितने +Q चार्ज रखे उतने ही -Q चार्ज रख दिए, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। नेट चार्ज 0, तो आपका कोई फ्लक्स बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो गया, तो आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना क्यूब से, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करके समझाया मैंने। डाइपोल है, जितना प्लस उतना ही माइनस, नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये दे रखी है, थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड इतना विच इज हेड। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है ये एक आपका स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा भाई, फ्लक्स मुझे पता है ना यार, फाई इक्वल्स टू मेरा एक और फॉर्मूला होता है ईडीएस, ईडीएस का इंटीग्रेशन, और कॉस इन्होंने क्या बोला है, नॉर्मल है, 90 डिग्री नहीं लेंगे। अगर आपका ऐसे करके स्क्वायर है और ये बोलता है भाई 90 डिग्री है, तो इसका मतलब पता है क्या है, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में, तो थीटा जो आता है वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की ये वैल्यू दे ही रखी है, आपका स्क्वायर का एरिया निकाल लेना, आएगा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया किस में करना है, मीटर में करना है, तो कितना आ जाएगा, जैसे देखो 3 इंटू 10⁻³ इंटू ds मतलब एरिया स्क्वायर का कितना होगा जी, 10⁻⁻1 मीटर, तो एक साइड की होगी, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻2, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10⁻1, मतलब कितना आ गया 30। आगे यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। यूनिट में ही बहुत ज्यादा, अगर आप अभी तो आपका एग्जाम एमसीक्यू भेजते हैं, बट यूनिट के भी मार्क्स कटते हैं, आधा मार्क्स इसी का होता है, समझ में आ रहा है। अब ये वाले को ना मैं बताने नहीं वाला हूँ, यहाँ पर देखो ये ना एग्जैक्टली सेम है जो मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझा रखा है, ये जो ये वाला डायग्राम है ना, यही इसी कर रहा है बस ये बात, ये वाले डायग्राम की। पता है क्या बोलता है, कहता है यहाँ पर अगर मेरा ना एक चार्ज है, तो बताओ इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो ये रहा आपका P1 पॉइंट पे हमेशा इतना ही लगेगा, P2 पॉइंट पे हमेशा इतना ही लगेगा, P3 पॉइंट पे हमेशा इतना ही लगेगा। आप खुद ही देख लो यहाँ पर क्या इसके अलावा कुछ और पूछा हुआ है इसने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक चीज भी अलग नहीं पूछता है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड इन द रीजन माउंट, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जरा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ऊपर से देख लेना, इसे तो मैं नहीं बताने वाला हूं। अब देखो यहां पर है एक हॉलो सिलेंडर है जो 1 मीटर लंबा है, ये 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है, तो ये बोलता है अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 50x भी है, ये मतलब ये क्या है, कोऑर्डिनेट वेरिएंट है। जैसे देखो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे देखो, ये सिर्फ 1 मीटर है, अब लेकिन अगर इस पॉइंट पे देखूंगा ना, तो यहां से कितना हो गया है 1 मीटर, तो ये हो गया 1 मीटर पूरा सिलेंडर है, तो ये 2 मीटर का हो गया टोटल यहां तक का। तो आपका इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी 50 × 1, इस पॉइंट पे जो होगी वो कितनी होगी 50 × 2। यही पॉइंट था जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रख लिया ना आपने, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होता है। जैसे देखो कैसे करके, ऐसे करके, ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे कितना था, इन्होंने लिखा था 50x, तो x की जगह पे यहाँ पर क्या लिखना था 1, तो 50 आ गया 50, आगे यूनिट लिख लेना। ये इस पॉइंट पे कितना हो गया देखो, टोटल 2 मीटर है ना, तो 50 × 2 100 हो गया। अब एरिया हमको ये दे ही रखा था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कितना होता है 25 × 10⁻⁻4 मीटर। फ्लक्स निकालना, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा देखो, एक इस डायरेक्शन से निकलेगा फ्लक्स, दूसरा इस डायरेक्शन से निकलेगा, दोनों के दोनों क्या है ऑपोजिट है, तो आप क्या निकालना, फर्स्ट वाले से फ्लक्स निकालना, सेकंड वाले से फ्लक्स निकालना, एक जो कम होगा उसको माइनस कर देना दूसरे वाले से। जैसे अगर इस केस में मैं बात करूं, तो इसमें जो कम आना था, ये देखो ये वाला जो है ना, यहाँ पर क्या आपका cos 180 डिग्री है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, करेंगे दोनों ऐड ही, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा खुद ही माइनस का बन जाएगा, 180 डिग्री की वजह से माइनस का बन गया। आप इसको सॉल्व करोगे ये 0.125 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, ये वाला आएगा 0.25, बाद में जब इसको सॉल्व करोगे आपका ये वाला आ जाएगा आंसर, फ्लक्स आ गया। अब क्या इसने कुछ और पार्ट भी पूछा था, हाँ इसने नेट फ्लक्स तो पूछा था जो हमने निकाल दिया। अब ये पूछ रहा है नेट चार्ज एनक्लोज, इसके अंदर चार्ज कितने होंगे भाई, ये भी पूछ रहा है। फ्लक्स आ चुका है, मुझे पता है फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस माइनस, खुद देख लेना, इसकी वैल्यू यहां पर आ गई, बस फिर क्या था, वैल्यू रखना, आपका आंसर आ जाएगा। ये ना फ्लक्स की वैल्यू है, समझ में आ गया। तो इसके बाद आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो Q इक्वल्स टू ये इनटू जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अगर नहीं भी आती होगी ना, आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होता है, इसकी वैल्यू आपको पता लग जाएगी वहां पर। अब देखो और कैसे पूछता है, बोलता है देखो यहाँ पर कि अगर मैंने एक मेटालिक स्फेयर लिया, क्या लिया, एक मेटालिक स्फेयर लिया, तो मुझे ये बताओ अगर मैंने एक टाइम लिया हॉलो, एक टाइम लिया सॉलिड, मतलब एक टाइम तो बिल्कुल सॉलिड ले लिया, दूसरे टाइम हॉलो ले लिया, तो क्या मेरे चार्ज जो होंगे उसमें
वो कम ज्यादा होंगे। मैंने 2 ले लिया, एक मैंने ले लिया हॉलो, दूसरा मैंने ले लिया बिल्कुल भरा हुआ। ये क्या होगा मेरा, पूरा भर रखा है, ये बिल्कुल हार्ड है। तो ये बताओ क्या इसमें इसमें और इसमें क्या अलग अलग चार्ज होंगे, अलग अलग चार्ज स्टोर्ड होंगे? तो इसका आंसर है नहीं। जब भी हम लोग चार्ज दे देते हैं ना किसी भी कंडक्टर में, तो वो चार्ज हमेशा किस पे आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। तो अंदर कैसा है वो फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? इसलिए दोनों में चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि आपके चार्ज कहां पर हो जाते हैं, सारे के सारे सरफेस पे आ जाते हैं। इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, क्योंकि यही पॉइंट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्या है, एक पॉइंट है, एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू का, जो प्लेस्ड है एट पॉइंट ओ, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए माइनस वी बी है। तो ये बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? क्या बोल रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज था, मैं इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर आपका जीरो होगा? क्या होगा बताओ इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस इनका? जल्दी, आपके हिसाब से क्या होगा, रीजन क्या हो सकता है? देखो इसका कि आपका ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ तो इसका रीजन होगा ना। तो क्या रीजन हो सकता है कि पॉजिटिव होगा तो क्यों होगा, भाई नेगेटिव है तो क्यों है ना? तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से इसका रीजन? तो देखो यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो क्या होगा आपका, वो होगा नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब क्यों होगा भाई नेगेटिव, क्यों होगा नेगेटिव इसका, पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? तो देखो इसका रीजन क्या है कि आपका जो, अगर मैं ए पॉइंट पे निकालू आपको पोटेंशियल, अगर मैं ए पॉइंट पे निकालू पोटेंशियल, तो ना इस पॉइंट पे कितना होगा भाई पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी, ये होता है। अब इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, के क्यू बाय 1/r1 आर ए माइनस 1/rb। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं, आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए माइनस आर ए इंटू आर बी, ये हो गया। अब सारा का सारा खेल फंस गया हमारा इस पे, इस चीज पे फंस गया। फंस गया कि नहीं फंस गया? आप बोलोगे भाई कैसे? वो इस तरीके से कि आपका ये वाला है आर बी, ये बड़ा वाला, छोटा वाला है आर। अब ये आपका बड़ा हो गया, ये आपका छोटा हो गया, तो इसका मतलब जो नेट है ये कितना हो गया, पॉजिटिव। नेट पॉजिटिव तो आपका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बहुत सारे हाँ हाँ बस मिला रहे होंगे कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है कि पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा, जो मैंने बोला था वही ठीक है। नहीं, इसका रीजन भी तो पता होना चाहिए आपको कि कैसे करके पॉजिटिव होगा, कैसे करके नेगेटिव होगा। अब अगर मैं यहाँ पर बी टू ए ले जाता, मैं कहता नहीं भाई मुझे बी टू ए ले जाना है, फिर मेरा वी बी माइनस वी ए होता, उस टाइम पे मेरा जो पोटेंशियल होता वो क्या आता, नेगेटिव आता। समझ में आ रहा है कैसे करके हो रहा है ये? इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एक ऐसी क्वेश्चन था जिसमें उल्टा था। अब जैसे यहां पर है, यहां पर क्या बोल रहा है, एक चार्ज है प्लस क्यू, अ चार्ज क्यू इज मूव फ्रॉम ए पॉइंट से अबव अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी टू, मतलब यहां से यहां तक मैं लेके गया हूं, तो फाइंड द वर्क डन। अब देखो अगर आप यहां से हिलाते हो, देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, बिलो द डाइपोल इन इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब एक ही प्लेन है, ये सेम प्लेन है। अब आप ये बताओ अगर प्लेन सेम है, इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहां पर होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पर भी होगा, क्योंकि प्लेन तो सेम है, पोटेंशियल दोनों में सेम होगा। तो अगर आपको पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब अगर वी ए माइनस वी बी का डिफरेंस कितना हो गया, जीरो हो गया, इसने बोला कि वर्क डन क्या होगा इस प्रोसेस में, पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब वी ए माइनस वी बी जीरो हो गया। मुझे पता है डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, वी अपॉन क्यू होता है। यही होता है, जब मेरा वी कितना हो गया, जीरो हो गया, तो मेरा वर्क डन भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो नेटवर्क होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखना पड़ेगा
सेम प्लेन बोला था उसने, सेम प्लेन मतलब पोटेंशियल पूरे प्लेन में क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए क्या होगा आपका यहाँ पर वर्क डन भी 0 हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट वाला मैं देखो यहाँ पर भी ऐसी करके ना आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूछेंगे। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। तो इस टाइप के आपके क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखो जैसे डिराइव करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोलाइट एक्सियल, एक्सियल में बताया था मैंने, v इक्वल्स टू क्या बताया था यहाँ पर, के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही बताया था। अब देखो यहां पर आपका क्या, थीटा इक्वेटोरियल मतलब थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। एक्सियल मतलब 0 हो गया, इक्वेटोरियल मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अगर आपका इक्वेटोरियल पूछता है तो कितना हो जाएगा, इक्वेटोरियल पूछता है तो कितना हो जाएगा आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और एक्सियल पूछता है तो आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा। यहां पर मैंने आपको बताया था ना, जिसको भी याद नहीं होगा वो यहां पर से देखना। ये देखो ये आपका पोटेंशियल है, यहां पर मैंने ये रहा, ये चीज है। जब भी आपका एक्सियल बताया था तो ये कितना होता है, 90 होता है, तो v कितना हो गया, 0 हो गया। जब इक्वेटोरियल होता है तब 0 होता है, जब एक्सियल होता था कितना, थीटा 0 हो गया, तो आपका v कितना हो गया, kp अपॉन r, ये फॉर्मूला था। समझ में आ गया, ऐसे ही करके होगा। अब नेक्स्ट वाला इसके अलावा कैसे करके पूछे जा सकते हैं, देखो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, वाई डस, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ना जो कैपेसिटर होता है ना, वो आपका ये वाला ना थोड़ा आपका ईएमआई वाले चैप्टर से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। अगर लेकिन फिर भी इसका आ गया ऐसे टाइप का क्वेश्चन कि यहाँ पर तो चलो आपकी स्टेडी करंट चलती है, मतलब इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं तो रुकी हुई करंट चलती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो आपको वैक्यूम होता है, मतलब कुछ भी चीज किस में चलेगी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर ना आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर आ गया तब तो लिख लेना, नहीं आया तो ये आपको ईएमआई वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, ये डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे करते हो, समझ में आ रहा है ना। ये चीज मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा क्योंकि ये वाला अभी आपके सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट क्या आपका बोलता है भाई, ये आपका क्या है, Q अपॉन बी का ग्राफ है, मतलब हम लोग जो C इक्वल्स टू Q अपॉन बी पढ़ते हैं इसका ग्राफ है। तो आप ये बताओ विच लाइन A और B करस्पॉन्ड्स टू C1, C1 कौन सा A करता है C1 को रिप्रेजेंट की B। अब देखते हैं कि क्या है, A1 छोटा है कि B1 कि C2 छोटा है, देखते हैं। बोल रहा है बोथ द कैपेसिटर हैव द सेम प्लेट, दोनों के पास क्या सेम प्लेट है, सेपरेशन, बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर, मतलब जो एरिया है ना C2 का वो क्या है, बड़ा है C1 से। तो हमारा एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D क्या होता था, प्लेट एरिया, तो D तो दोनों का सेम है, लेकिन एरिया क्या है, 2 वाले का बड़ा है, इसका मतलब जो आपका C2 है वो क्या है, बड़ा है C1 से। अब यहां पर आप देख लो, C क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V का। इसका मतलब जिसका, और इन्होंने किसका पूछ रखा, 1 का पूछ रखा, 1 क्या है, छोटा है, इसका मतलब जिसका चार्ज कम होगा और पोटेंशियल ज्यादा होगा वही हमारा C1 को करता है रिप्रेजेंट। तो अगर मैं इसमें देखूं, ये रहा मेरा, यहाँ पर देखो चार्ज कम है लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो यही हमारा किसको करता है, बी वाला C1 को करता है रिप्रेजेंट। क्यों, चार्ज कम है पोटेंशियल ज्यादा है, ये वाला ज्यादा, तो ये खुद ही कम हो जाएगा, ये रीजन है इसका। बाकी यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने को आ रहा है डाई इलेक्ट्रिक और कंडक्टर के बीच में। यहाँ पर क्या होता है, कंडक्टर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। बाकी यूनिट पूछ रहा है कि ये सब पूछ रहा है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर देखो इस सीरीज में दे रखा है, नहीं निकाल सकते क्या, तीनों ही सीरीज में इसका कैपेसिटेंस निकालो, पोटेंशियल दे रखा है, पूछ क्या है, ये कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस है, एनर्जी स्टोर पूछ रहा है, नहीं निकाल सकते क्या, एनर्जी स्टोर कितना होगा इसमें, ये वाले से हो गया आपके फिगर्स। तो इनमें आपका क्या पूछ रहा है कि जैसे ये वाला हो गया,
इसमें मैंने आपको हाँ 26 वाला क्या बोलते हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एक्स और वाई, इनका एरिया सेम है, सेपरेशन बिटवीन देम सेम है, मतलब अगर इसका कैपेसिटेंस सी है तो इसका भी लेट से मैं सी बोल देता हूँ, दोनों सेम है क्योंकि सब कुछ, लेकिन एक चीज में आता है फर्क, वो कहता है एक्स का तो एयर है लेकिन जो वाई है ना उसका पे डाइलेक्ट्रिक है। अब डाइलेक्ट्रिक का क्या होता था, सी एम इक्वल सी एम अपॉन सी नॉट इक्वल टू के होता था। इसका मतलब इस पर इसका क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू जितनी हो जाएगी उतने टाइम्स हो जाएगा, ये ऊपर चले आएगा ना, दोनों का मैंने सी लिया था लेकिन इसमें डाइलेक्ट्रिक था इसलिए इसका ऐसे करके हो जाएगा। अब इसका इतना कैपेसिटेंस, इसका इतना कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया भाई, निकाल लेना। टोटल कैपेसिटेंस ये देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि अगर कॉम्बिनेशन जब हम टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे वो कितना है 4 माइक्रोफेरेड है, तो अलग अलग कितना होगा, तो मैंने जैसे देखो यहाँ पर निकाल रखा है, दोनों का सी मान लिया था, फिर इसमें डाइलेक्ट्रिक था इसीलिए 4 कर दिया, निकालना चाहा तो इसकी वैल्यू देखिए मैंने 4 4 देखिए, रिजल्टेंट निकाला एक्स, सी एक्स कितना आ गया 5 आ गया, सी वाई कितना हो गया 20 माइक्रोफेरेड आ गया। इसके अलावा क्या पूछता है, बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा एक्स और वाई में, इसमें और इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैसे करके निकालेंगे। देखो यहाँ पर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है सीरीज में क्या होती है करंट सेम होती है, तो मैं एक बार करंट निकाल लूंगा, 15 वोल्ट मेरा टोटल है, 4 ओम मेरा टोटल कैपेसिटेंस है, मेरा क्यू आ गया, नहीं मेरा क्या आ गया, ये वी आ गया, मेरा पोटेंशियल आ गया मेरा, ऐसे करके आएगा मेरा पोटेंशियल। एक मिनट, हाँ मैं क्या निकाल लेता हूँ, मैं चार्ज निकाल लेता हूँ, अगर आपकी करंट सेम है तो चार्ज भी सेम होगा, तो मैं चार्ज निकाल लेता हूँ कितना होगा, चार्ज कितना होगा भाई C इंटू वी, सी कितना है टोटल 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और आपका पोटेंशियल कितना है 15, इसका जब आएगा मेरा आंसर कितना आ गया, इतना आ गया, ये निकाल लिया। अब मुझे अगर ए में निकालना है, मुझे किस में निकालना है, मुझे सिर्फ ए में निकालना है, एक्स में निकालना है कि कितना आपका वोल्टेज होगा, क्या कैसे करके करूंगा, मुझे जब मेरा क्यू पता है, क्यू इक्वल्स टू क्या पढ़ा है सी इंटू वी पढ़ा है, मुझे सिर्फ एक का पोटेंशियल निकालना है, एक्स का पोटेंशियल निकालना है, तो मैं सिंपल क्यू टोटल चार्ज अपॉन सी, मतलब सी एक्स का कैपेसिटेंस, दूसरे का निकालना है टोटल चार्ज अपॉन सी वाई का कैपेसिटेंस, ऐसे करके वोल्टेज आ जाएगी। अगली चीज क्या बोल रहा है, रेशियो बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का, एनर्जी क्या होती है भाई मेरी हाफ सी वी स्क्वायर होती है, इससे भी निकाल सकता है, मुझे सी पता है वी पता है, आ जाएगा आराम से, ऐसे करके सबकी वैल्यू मैंने निकाल रखी थी, मेरा रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके ना आपके सारे के सारे क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है आपका, ये वाले भी ऐसी करके क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, देखो रिपीटेड है सारे के सारे क्वेश्चन, हल्का सा फर्क होगा, रिपीटेड है नहीं तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार ये सब कुछ आ गया होगा आपको। अब असेशन एंड रीजनिंग ना ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अब अगर आपको पता नहीं है कि असेशन एंड रीजनिंग होती क्या है, करते कैसे करके, तो आप लोग क्या करना, ये वाली जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है ना, इसके मैंने असेशन एंड रीजनिंग बना रखी है, इसकी वीडियो कहाँ पर बनाई थी, आपको ग्रो फिजिक्स फिर से करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा एमसीक्यूज वाली जो है, यहाँ पर देखो ये वाली वीडियोस जो है, ये तो एमसीक्यूज है, यहाँ पर मिलेगा आपको असेशन एंड रीजनिंग इलेक्ट्रोस्टैट्स का, ये वाला और ये वाली वीडियो असेशन एंड रीजनिंग वाली वीडियो है, तो ये दोनों से आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली आपका कैसे करके असेशन एंड रीजनिंग पूछा जाता है, और आप लोग के ये वाला आप उसके बाद इजीली कर लोगे। और बाकी के जो वीडियोस है, जो ये वाली वीडियोस है, इनको भी एक बार जरूर देख लेना क्योंकि ये वाली भी बहुत ज्यादा आपकी बेनिफिशियल होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और ज्यादा अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो, इस प्लेलिस्ट को देख लो बस।